हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अपना इक्विलिब्रियम तक कंप्लीट कर लिया था, जिसके थ्रू हमारी यूनिट नंबर 2 मोशंस कंप्लीट हो गई थी। आज हम यूनिट नंबर 3 में आते हैं, लूसेंट की, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर क्या है, अब चलिए इसे समझते हैं। वर्क, इफ अ बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। जब बॉडी अपनी जगह से हिल जाए और उसमें कोई फोर्स लग रही हो तो वर्क डन कहलाता है। वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये फोर्स की डायरेक्शन पे ही वर्क करता है, इसलिए वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि अगर वर्क परपेंडिकुलर होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, है ना। तो यही बात दे रखी है। अगर वर्क परपेंडिकुलर है तो W इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में है तो एफ एस हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा और मैक्सिमम वैल्यू आएगी कॉस थीटा की। आप लोग समझ गए होंगे। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी और इसकी SI यूनिट जूल होती है। एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय द बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। जो कार्य करने की क्षमता होती है किसी बॉडी की, उसे हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज आल्सो जूल। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी SI यूनिट भी जूल है। एनर्जी जो है वो डेवलप्ड होती है बॉडी में, जो कि वर्क डन ड्यू टू द वर्क डन के द्वारा। और ऐसी एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला हमने? मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो चलिए अब हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप ऑन इन अ बॉडी ड्यू टू द पोजीशन और द कॉन्फ़िगरेशन। जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है बॉडी की, एक हाइट की बदौलत, हाइट पे जो एनर्जी पाई जाती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। यहाँ पे ये हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। एनर्जी ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेस्ड स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी हाइट इंक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो एनर्जी अलग होगी। एनर्जी ऑफ द वाटर कलेक्टेड एट द हाइट, ठीक, जो पानी ऊंचाई पे रखा जाएगा उसकी एनर्जी अलग होगी। एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इन अ वॉच, जो परमानेंट घूमती है जिसके द्वारा वॉच चलती है, उसकी एनर्जी। स्ट्रेच्ड बो, तीर की एनर्जी, जब तीर को हम लोग उसमें फिट करके पीछे घसीटते हैं तब वो आगे भागता है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है तो वो ऐसा होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज mgh। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है अर्थ की, उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की mgh होती है, ठीक है। असली मसाले सच सच mdh, तो यहाँ पे mgh हो गया, ठीक। वेयर m इज इक्वल टू मास, g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अब जानते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसमें जो एनर्जी पाई जाती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। बॉडी पोसेस्ड बाय द body due to its motion, energy possessed by the body due to its motion is called kinetic energy। जो एनर्जी बॉडी के द्वारा रखी जाती है जब वो मोशन में होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होता है हाफ mv²। देखिए यहाँ पे सब जगह एनर्जी का यूज़ हो रहा है तो इन सब की यूनिट जूल होगी। हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जिसमें m मास होता है, जो मूविंग बॉडी होती है उसका, v स्पीड होती है जिसके थ्रू वो मूव कर रही होती है, ठीक। अब हम एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। अब फ्लाइंग प्लेन हैज़ बोथ पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। फ्लाइंग प्लेन हो गया, फ्लाइंग बर्ड हो गई, फ्लाइंग काइट हो गई, ये सब की सब पोटेंशियल एनर्जी भी रखती हैं और काइनेटिक एनर्जी भी रखती हैं, क्योंकि हाइट पे भी होती है और मूव भी कर रही होती हैं, ओके। इफ टू बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी देन द बॉडी विद द स्मॉलर मास will have higher momentum।
अगर दो बॉडी के सेम काइनेटिक एनर्जी है तो जो बॉडी होगी जिसका स्मॉलर मास होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होता है तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। ठीक, देखिए आपने ये बात पढ़ी कि अगर दो बॉडीज़ की सेम काइनेटिक एनर्जी होती है तो उस बॉडी का मोमेंटम हायर होगा जिसका मास स्मॉलर होगा। हम इससे समझते हैं कैसे। सबसे पहले मोमेंटम शब्द को समझते हैं। कल हमने आपको बताया था मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, जहाँ पे मास m होता है और v मतलब वेलोसिटी होती है। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ mv²। के ई से डिनोट करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी को। यहाँ पे भी मास हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। ओके, तो चलिए हम जानते हैं कैसे। जब मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, एक B1 बॉडी है एक B2 बॉडी है। B1 बॉडी का मास m1 है और B2 बॉडी का मास m2 है। V1 स्पीड से V1 वेलोसिटी से V1 बॉडी मूव कर रही है और V2 वेलोसिटी से B2 बॉडी मूव कर रही है। ठीक, तो हम जानते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए इसमें। ठीक, तो चलिए, जब वो बॉडी मूव्स कर रही हैं तो हम इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, क्योंकि जैसा कि ऊपर स्टेटमेंट में बोल रखा है सेम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ना दोनों की। तो सेम काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 का स्क्वायर बराबर हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक, दोनों बॉडीज़ की सेम काइनेटिक एनर्जी हो गई। हाफ से हाफ तो कट गया, m1 का स्क्वायर m1 प्लस v2 का स्क्वायर बराबर m2 प्लस v2 का स्क्वायर m2 इंटू v2 का स्क्वायर, ये बराबर आ गया। अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बॉडी फर्स्ट और बॉडी टू की ये होगी तो मोमेंटम क्या होंगे, m1 v1 m2 v2, ये p2 और ये p1 होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक, तो अब हमको ये बोल रहा है दूसरी लाइन में कि अगर बॉडी का मास स्मॉलर है तो उसमें हायर मोमेंटम रहेगा। हायर मोमेंटम कैसे रहेगा? हमने यहाँ से मोमेंटम के फॉर्मूले से पढ़ा कि मास जो होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। मास क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से ये निकलता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब P जो है टोटली डिपेंड करता है V पे। ठीक, और अगर दो बॉडीज़ की सेम है काइनेटिक एनर्जी और एक का वजन कम है तो सेम लाने के लिए वो तेज़ी से चल रहा होगा, तभी तो सेम हो पाएगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? दो तरीके से सेम हो सकती है, या तो दोनों के वजन भी बराबर हो, स्पीड भी बराबर हो, या फिर अगर एक का वजन ज़्यादा है तो दूसरे का कम है, तो जिसका वजन ज़्यादा है उसमें स्पीड कम चल पा रहा होगा तो बराबर होगा जिसका वजन कम है उसकी स्पीड ज़्यादा से। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वजन कम वाली होगी, मान लेते हैं m1 इज़ लेस देन m2 है, तो अगर m1 m2 से लेस देन है, m1 का वजन कम है m2 से, मतलब बॉडी 1 का वजन कम है बॉडी 2 से, तो यहाँ पे v1 इज़ ग्रेटर देन v2 निकल आएगा। ठीक, v1 इज़ ग्रेटर देन v2 निकल आएगा, क्योंकि वजन कम है वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी तो बराबर हो रहे हैं। ठीक, जब v1 इज़ ग्रेटर देन v2 निकल आया तो p1 बराबर m1 v1 रखा था हमने, p2 बराबर m2 v2 रखा था। तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो जिसका v1 ज़्यादा होगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आपको बताया कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ये एक रूल होता है क्योंकि मास हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे p1 भी बड़ा हो जाएगा p2 से, और इसी बात को वो कह रहा था, द बॉडी विद द स्मॉलर मास विल हैव हायर मोमेंटम। हायर मोमेंटम निकल आया। समझ गए ना आप लोग? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले में आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो होती है कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉयड नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वेन एवर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन वन फॉर्म, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अदर फॉर्म।
मतलब जब एनर्जी कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है या ट्रांसफॉर्म्ड होती है, बदली जाती है। और एनर्जी जब भी एक फॉर्म में हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो वो दूसरे फॉर्म में चेंज होकर के फॉर्म हो जाती है, ठीक। हैंस टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन सेम, इसलिए टोटल एनर्जी जो होती है यूनिवर्स की वो हमेशा सेम रहती है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक। हम इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। चलिए अब हम जानते हैं एग्जाम्पल। When a ball is thrown vertically upward, its potential energy increases. अगर बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब हम कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सोलर सेल हो गई, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, आप लोग डे टू डे लाइफ में भी जानते हैं। कैंडल केमिकल एनर्जी होती है जो कि लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्यूब लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक बल्ब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो सितार होता है बजाने वाला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा। फोटो सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मुझे लगता है आज हम लोग वर्क वाला पूरा चैप्टर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं रिलेशन क्या होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं अपने मन से, ठीक। चलिए अब जानते हैं रिलेशन क्या होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ठीक। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है P=mv, बार बार नहीं बताऊंगी। मास और वेलोसिटी हो गया, KE बराबर है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। आप प्रीवियस क्लासेस अगर पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा रखा है, आज भी इस क्लास में कई बार बताया। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली बार से और बार बार बताऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसलिए थोड़ी सी स्किल को डेवलप करने के लिए कि चीज़ें जो बताई जानी उन्हें आप रिकॉल कर पाएँ, इसलिए मैं बार बार इसको नहीं डिनोट करूँगी, केवल ओरली बताऊँगी, ठीक। आप देखिए P=mv होता है, क्या होता है mv। हम P का स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत, m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ke को, तो हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ke बराबर हाफ p स्क्वायर अपॉन m हो जाएगा, ठीक। ये एक रिलेशन निकल के आया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, ठीक। अब दूसरा रिलेशन भी अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आपको मास दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, मास दे रखा है, मोमेंटम पूछ रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दे रखा है और मास पूछ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इन तीन केसेस में ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, लेकिन हम दूसरे केस में बढ़ते हैं, ठीक। ये पहली इक्वेशन कॉमन रहेगी, ये दूसरी इक्वेशन कॉमन रहेगी दोनों में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि P=mv रख दिया था हमने, हम P की डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं ke में, तो हाफ mv इंटू v, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम इसकी जगह में P रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, PV हो जाएगा। तो यहाँ से एक और रिलेशन निकल के आया, हाफ PV बराबर ke होता है। ये वाला फॉर्मूला हम तब अप्लीकेबल करेंगे जब काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दे रखा हो, हमसे मोमेंटम पूछ रहा हो, या फिर मोमेंटम और वेलोसिटी दे रखा हो, हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हो, या फिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दे रखा हो, हमसे वेलोसिटी पूछ रहा हो, ठीक है। आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे।
मैं पूरी तरह से होप करती हूँ। चलिए अब हम पावर के बारे में समझते हैं। ठीक, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वर्क करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं। इसको हम लोग W/T से डिनोट करते हैं। ठीक, P इज इक्वल टू W/T होता है। P इज इक्वल टू पावर होता है, कैपिटल P है। मोमेंटम में स्मॉल p होता है, इसमें कैपिटल P होता है। SI यूनिट पावर की वॉट होती है। ये वॉट क्यों रखी गई? जेम्स वॉट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पावर का नाम रखा था, तो उनके रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट वॉट रख दी गई है। वॉट बराबर जूल पर सेकंड होता है, क्योंकि W/T होता है, तो W का ऐसा यूनिट जूल होती है और टाइम की सेकंड होती है, तो इसलिए वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट होता है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वॉट होता है। एक हॉर्स पावर में कितनी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है पावर की? एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, समझ रहे हैं आप लोग? ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे 1 वॉट आवर में, तो आवर को हम लोगों ने सेकंड में चेंज कर दिया तो जूल आ गया इतना, ये नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे किलो वॉट था, इसको हमने चेंज करा तो यहाँ पे पावर में आ गया 10⁻³ होता। पॉइंट लगा दिया और 2 0 हटा दिए तो यहाँ पे 10⁻6 हो गया। समझ गए ना आप लोग? इसी के साथ आज हमारा चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर कंप्लीट होता है। फिर कल से हम लोग ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। ये स्लिप रह गई है, ये स्लिप में बस इतना ही लिखा हुआ है कि कैसे हमने 3600 जूल बनाया था, जो मैंने आपको समझा दिया कि 1 वॉट 1 इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल होता है। लेकिन यहाँ पे 1 वॉट आवर दे रखा था, तो आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए हमने 3600 से डिवाइड किया, तो 1 वाट आवर हो गया 3600 जूल। समझ गए ना आप लोग? तो आज हमारा चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर पूरा कंप्लीट होता है। कल हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। आज हमने अपनी 3rd यूनिट कंप्लीट कर ली है लूसेंट की, फिजिक्स की। हम ऐसे सीरीज़ कर रहे हैं, लेकिन शायद आप लोग को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ़िज़िक्स पूरी कंप्लीट करा दूँ। फिर मैं आप लोगों के रिस्पांस का वेट करूँगी। आप लोग रिस्पांस देंगे तो मैं कंटिन्यू रखूँगी इस सीरीज़ को। ओके, बाय।